हेलो बच्चों, वेलकम बैक। T20 के सेकेंड टेस्ट के डिस्कशन में आपका स्वागत है। आई होप कि पेपर आपको अच्छा लगा होगा, ना टफ ना इजी। लेकिन हाँ, इस पेपर के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो कम जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो हम कुछ का कुछ सोचने लगते हैं और सामने आंसर रखा होते हुए भी हम उसका जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अब आपके सामने आने जा रहे हैं बच्चों, जो आपको थोड़ा सा मेंटल चैलेंज भी देंगे, थोड़ी सी चीज़ों आपको डिफिकल्टी देंगे, लेकिन जब उसका सोल्यूशन देखेंगे आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं कर सकता था। तो चीज़ें आपके आस पास होती हैं, बात सिर्फ ध्यान देने की है। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, इन द गिवन फिगर इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F is equal to mu mg by 2x on the block and the block remains stationary, then tension spring is। तो समझे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो मैं फोर्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी गई mu mg by 2। और आपको मालूम बच्चों mu mg क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है तो वहां का अगर हम फ्रिक्शन उनसे पूछें कि हॉरिजॉन्टल सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों, म्यू एम जी। ठीक, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो वहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी। और हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? दैट इज गिवन म्यू एम जी बाय 2। करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो लिमिटिंग से कम है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे लग रहा है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर है? इसी फोर्स के बराबर। तो जब ये फोर्स इससे ही बैलेंस हो गया तो धागे में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, यानी टेंशन इज व्हाट? जीरो। खत्म, कोई सॉल्व ही नहीं करना। अब अगर हम ये कह देते कि जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली अगर ऐसा दिया जाता है कि जो हमने फोर्स लगाया उसकी वैल्यू म्यू एम जी के बराबर, अगर ऐसा दिया जाता तो तब भी टेंशन क्या होती? जीरो। क्योंकि अभी ये एग्जैक्टली इससे बैलेंस हो गया, ब्लॉक चलने वाला है, चल नहीं रहा है, यानी इट इज इन द इंपेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन। करेक्ट। लेकिन टेंशन की बात कब आएगी? जब हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, यानी म्यू एम जी से अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक खिसकने लगेगा, लेकिन जैसे ही खिसकने लगेगा धागे में टेंशन आ जाएगी। यानी इस कंडीशन में तो टेंशन होगी, लेकिन इन दो कंडीशन में जिसमें लिमिटिंग से कम फ्रिक्शन है, आपका फोर्स लिमिटिंग से कम लग रहा है या आपका फोर्स लिमिटिंग के बराबर लग रहा है, तो टेंशन दोनों कंडीशन क्या रहेगी? सी। करेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं तो पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर अगर आ गया ठीक, नहीं आ गया तो सोल्यूशन देखते चलें। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट का है, हर क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करनी है। ठीक है। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, 2 blocks are in contact on a frictionless table. One has mass m, another has 2m as shown in the figure. When force F is applied on mass 2m, the system moves towards right. Now the same force applied, m ratio applied on m, एक बार इधर से F लगाया गया, एक बार इधर से F लगाया गया, तो इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है इन दोनों केसेस में उसका रेशियो कितना बच्चों? तो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, कौन सा आंसर सही होगा? तो इस पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये आपने जल्दबाजी में टिक किया होगा ए, जबकि इसका आंसर ए नहीं है। क्यों नहीं है और देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि अगर फोर्स इधर से लग रहा है इस तरफ से, तो हम कहते हैं सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो गया? F अपॉन सारा मास चल रहा है कितना हो गया? 3। अगर इधर से चलाएंगे तो भी एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, दोनों तरफ से सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो वो एक्सेलरेशन का रेशियो नहीं पूछ रहा बच्चों, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है। तो जरा इसको हम इस तरह से प्रेजेंट के इसको कहते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच हमने रॉड इमेजिन कर ली। पहले हमने फोर्स इधर से लगाया तो इनके बीच में दबाव पड़ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो उसका रिएक्शन दिखाते हैं आउटवर्ड। इसे कह दिया हमने टी, यानी थ्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मास 2m,
यहाँ से लिखा है मास m। हम इस t की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक। पहले केस में जब फोर्स इधर से लग रहा है तो t की वैल्यू क्या है, करेक्ट। फिर इसी t की वैल्यू निकालना हमें दूसरे केस में जब फोर्स किधर से लग रहा है बच्चों, जब फोर्स इधर से लग रहा है, तब इस केस में t की वैल्यू क्या है। तो इधर से इसको हमने t लिख दिया, इधर से जब हम फोर्स लगाएंगे यानी m की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसको कह देंगे हम t डैश, करेक्ट। तो अब t डैश और t देखें क्या है, इधर से फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कितना है F/3m, और इधर से लगाया तो भी एक्सेलरेशन कितना है F/3m। अब बात समझे बच्चों, आपको हमने बहुत सारे तरीके बताए हैं सॉल्व करने के, उनमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब इस तरह का सिस्टम हो तो हम मिनिमम फोर्स वाली कंडीशन देखते हैं, कम से कम फोर्स किधर लग रहे हैं। तो इधर देखिए, इधर कम से कम फोर्स लग रहे हैं, केवल t लग रहा है, इधर फ्रिक्शन है नहीं, तो क्या लिखेंगे t-0। तो रिजल्ट आ गया हमारा t-0, मतलब t-0 is p is equal to m into a। व्हाट इज a? a है हमारा F/3m। तो t की वैल्यू आ गई बच्चों F/3, जब इधर से फोर्स लगाया था। जब इधर से लगाया तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे t डैश, और सिस्टम इधर जा रहा है, इसमें सिस्टम इधर जा रहा है। जब इसमें देखिए तो क्या लिखा है t डैश माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, m into a, 2m into F/3m। तो आ गया 2F/3। यानी आप देख पा रहे हैं कि t और t डैश का अगर रेशियो करें बच्चों तो आपका F/3 कैंसिल हो गया, क्या एक्स्ट्रा बचा 2, यानी 1:2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन देखने लगता है कि ये तो सेम है, लेकिन लॉजिकल बात आपको हम बता चुके हैं पढ़ाते समय कि अगर आप को कोई ऐसे भूसा मार रहा है, आपने सामने तकिया रख लिया तो चोट कम लगेगी, और अगर कोई बड़ा सा और ब्लॉक रख लिया भारी सा तो चोट बिल्कुल ही नहीं लगेगी, और अगर कोई भूसा मार रहा है, आपने कागज रख लिया अपने मुंह पे तो चोट बहुत लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बीच में मास आता जाएगा फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, नहीं फोर्स आप तक आते आते बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ से दिख रही है, इधर से फोर्स लगाया तो यहाँ फोर्स कितना पहुँच पाएगा, केवल F/3। इधर से फोर्स लगाया तो फोर्स ज़्यादा पहुँच गया, कितना 2F/3। और यू कैन इमेजिन कि ये जितना ज़्यादा बीच में मास बढ़ता जाएगा फोर्स यहाँ तक आते थे कम होता जाता है, और बहुत डिटेल में सब उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो आई होप ये आपको बहुत ईजी लगा होगा, नहीं लगा तो ईजी लगना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। A body of mass 2 kg has initial velocity 3 meter per second along OE and it is subjected to a force of 4 Newton in OF direction perpendicular OE. The distance of the body from O after 4 seconds will be। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखने में लगे पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन ये 2D का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस 2D के क्वेश्चन में उसने प्रोजेक्टाइल मोशन ही दिया हुआ है, लेकिन पूछने के तरीके में आपको लैंग्वेज OE/OF इसको बोल करके आपको थोड़ा पजल करने की कोशिश करी गई है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि सपोज करो ये OE डायरेक्शन है और इधर इसके पास वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन OF, जो कि OE के परपेंडिकुलर, हमने ऐसे मान लिया, ऊपर ही मान सकते हैं, जैसे मान लो परपेंडिकुलर मान लिया हमने, ये रहा OF डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन अगर फोर्स लग रहा है बच्चों, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बोलेंगे फोर्स अपॉन मास। मास कितना है 2 kg, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इस एक्सिस पर है, OE एक्सिस पर है, ठीक। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हमने टॉवर से बॉल कैसे हॉरिजॉन्टल फेंका और बॉल ऐसे नीचे चलती जाती है। क्यों नीचे जाती है, क्योंकि नीचे तरफ लगती है एक्सिस टू ग्रेविटी लग रहा होता है। तो वही सिचुएशन उसने OE/OF ऐसे बोल करके आपको पजल करने की कोशिश करी, ठीक है। नाउ पूछा गया हमसे डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो देखो बच्चों, जब ये इनिशियल से 3 मीटर पर सेकंड है और एक एक्सेलरेशन लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी x पे y पे कितनी थी 0, इसको x एक्सिस मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए। तो x पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। y पे इनिशियल वेलोसिटी 0 पर एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा, पाथ ऑफ द बॉल विल नॉट बी अलोंग x, विल नॉट बी अलोंग y, इट विल समथिंग बिटवीन x एंड y, ऐसे चलेगा, आगे चलता जाएगा वेलोसिटी के कारण।
और नीचे खिसता जाएगा एक्सेलरेशन के कारण। आफ्टर 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट देख लो बच्चों, x पे कितना है तो बोलेंगे u इंटू टी। x की वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम कितना है 4 तो 12 मीटर। ठीक, हमने क्या यूज किया बच्चों, हमने यूज किया s बराबर ut प्लस हाफ एच स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 बार यूज करेंगे, एक बार हम यूज कर रहे हैं x एक्सिस पर। तो सर आपने a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बताया ना वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और ये किसी फोर्स से नहीं एक्ट हो रही है, यानी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, x में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है y पे इसके परपेंडिकुलर। तो ये वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। यही इक्वेशन यूज करने आ रहे हैं y एक्सिस पर, तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी y पे कितनी बची इनिशियल 0। एक्सेलरेशन कितना हमने निकाला अभी 2, और टाइम कितना है 4 का स्क्वायर 16। तो y का हो गया डिस्टेंस 16 मीटर और x का हो गया 12 मीटर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताना, तो आपको मालूम है बच्चों कि अगर x पे इसने कवर किया 12, y पे कवर किया 16, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड इज व्हाट अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, यानी 144 प्लस 256, यानी 400 400 का रूट 20 मीटर। ठीक, तो सी ऑप्शन टिक कर। ठीक है, तो एक प्रोटोटाइप मोशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। A light string passing over a smooth light pulley connects 2 blocks of mass m1 m2 vertically. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of the masses is। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई होप ये किसी का आंसर गलत ही नहीं आया होगा। सॉल्व सिंपल डायरेक्ट वैल्यू आप रख देंगे बस। तो सपोज करो ये m1 है m2 है, m1 को हम बड़ा मान लेते हैं, अगर छोटा ही मान लोगे m2 को बड़ा तो भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। तो आपको मालूम है सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। ये एकदम सिंपल है, एक्सेलरेशन निकाला है सिस्टम का, और ये हमें दिया गया कितना g बाय 8, तो g और g कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 8 m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। सो 8 m1 माइनस 8 m2 m1 प्लस m2, m1 m1 इकट्ठे कर लो और m2 m2, तो 8 m1 माइनस m1 इज 7 m1, 8 m2 m2 इज 9 m2। तो बच्चों m1 बाय m2 कितना हो गया, m1 बाय m2 हो गया 9:7। ठीक, और m2 बाय m1 हो जाएगा 7:9। तो क्योंकि पहले बोला गया m1 और बाद में बोला गया m2, तो हम m1 बाय m2 का रेशियो बताएंगे, तो क्या बताएंगे सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 5 की तरफ। फिर एक आसान सा क्वेश्चन है वर्टिकल फ्रिक्शन। बच्चों ध्यान रखेंगे, वर्टिकल फ्रिक्शन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्योंकि वो उनकी आदत पड़ जाती है म्यू mg बोलने की। याद रखें फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का जनरल फॉर्मूला म्यू n होता है। n को ही कई तरह से बदल के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो यहाँ देखें वर्टिकल फ्रिक्शन में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस फोर्स के बराबर, और इसकी वैल्यू दी गई जानबूझ के दी गई mg के बजाय, हालांकि वेट नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड mg दिया गया है ताकि आप लोग पजल करे जाएं। ठीक है, तो ये फोर्स जब लगता है mg के बराबर वैल्यू का फोर्स लगता है, तो इतना ही नॉर्मलाइजेशन वापस आ रहा है और ब्लॉक रुका रहता है, इतना फोर्स लगा ब्लॉक रुका रहता है। साथ ही साथ एक फोर्स ऊपर लग रहा है mg बाय 2, तो बच्चों इसका अपना खुद का वेट कितना लग रहा होगा mg। तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स कितना है mg माइनस mg बाय 2, यानी कितना है mg बाय 2। और कहा जा रहा है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो, तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई कि बस हमें इतना फोर्स चाहिए कि वर्टिकल जो फोर्स लग रहा है कितना mg माइनस mg बाय 2 को कौन बैलेंस कर ले, हमारा म्यू n बैलेंस कर ले, म्यू n बैलेंस कर ले। और नॉर्मलाइजेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वही प्रेसिंग फोर्स, जिस फोर्स से हम इसको प्रेस कर रहे हैं उस उतना ही नॉर्मलाइजेशन को वापस मिल रहा है। तो प्रेस किससे कर रहे हैं mg से, तो नॉर्मलाइजेशन भी कितना है mg। तो जहां पे लिखा होगा mg बाय 2 इज इक्वल टू म्यू, जहां n लिखा है वहां क्या लिख दोगे mg।
तो देखो तो म्यू कितना आ गया बच्चों 1/2 यानी 0.5। अगर अब ये क्वेश्चन किसी गलत हो गया होगा तो बड़े अफसोस की बात है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। A particle projected from point O with velocity u in a direction making angle alpha। बच्चों यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, ये अल्फा है। As shown, at any instant its position at point P at right angles to the initial direction of motion, its velocity at point P is, यानी यहाँ पहुंचे तो velocity कितनी है? तो बच्चों ये ऑप्शन लिखा हुआ अल्फा 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 अल्फा, ठीक है। तो you have to answer in terms of alpha and velocity of motion u। तो आपको मालूम है बच्चों ये डायग्राम ही अपने आप में इटसेल्फ आंसर इसी से पता चल रहा है। देखो ध्यान से, ऊपर जा रही थी अब नीचे तक चल पड़ी। अब हमें पूरी बात मालूम है कि क्या दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ है। अब ये अल्फा है तो ये भी तो क्या है, अल्फा है भाई, अल्फा है ये भी अल्फा है, क्योंकि दो लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल, तो अल्फा है तो ये भी क्या है अल्फा। तो ये रहा अल्फा। अब देखो बच्चों ये 90 अल्फा, तो बच्चों ये कितना बचा 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा तो ये कितना बचा, ये भी 90 माइनस अल्फा है। तो सही है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट, करेक्ट। अब देखिए ये 90 माइनस अल्फा और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका इधर कंपोनेंट कौन सा बनना बच्चों? तो बोलेंगे v cos 90 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू व्हाट, v sin अल्फा। कह सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये लिख दिया हमने v sin अल्फा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पर कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, u cos अल्फा। तो ये u cos अल्फा इसके बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा ही क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। तो क्या करें बच्चों, इसको इससे इक्वेट कर दो, यानी u cos अल्फा इज इक्वल टू v sin अल्फा। तो व्हाट इज v, हमें v बताना था। तो u cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। cos बाय sin क्या होता है, अरे sin बाय cos tan होता है, तो cos बाय sin क्या होता है, cot। तो cot अल्फा ये आपका आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ एंगल्स को देखना है, कंपोनेंट को देखना है, कंपोनेंट वाइज बात का ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। A and B are playing with two different balls of mass m and 2m respectively. For A throws his ball vertically up and B at an angle theta with the vertical. Both of them stay in our view for the same period. The height attained by the two balls are in the ratio. इनकी height का ratio क्या है, 2:1, 1:1, 1:cos theta या none of these। तो इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ध्यान से समझें क्या कह रहा है। एक पर्सन बॉल को ऐसे फेंक रहा है, उसका नाम दे दिया गया A with velocity u1। Another person is throwing ball B at angle theta, but वो थीटा किससे दिया गया है, with the vertical velocity। ध्यान रखो with the vertical, तो एंगल थीटा किससे, with the vertical, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या बोलोगे, इनका टाइम ऑफ मोशन इन टाइम ऑफ फ्लाइट वो सेम है। तो वर्टिकल का आपको मालूम, ऊपर जाने टाइम लगता है कितना, u1/g हमने यूज कर ली क्वेश्चन। v इज इक्वल टू u प्लस 80 से अगर यूज करें तो y एक्सिस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 इनिशियल क्या है u1 माइनस g इनटू t1। तो t1 क्या लिखें बच्चों, u1/g। अब हमें मालूम है कि जाने का आने का टाइम होता है बराबर, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लो फॉर ए का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, फ्लो नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो a क्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 2 टाइम्स 2u1/g। ये तो गया a के लिए। b के लिए क्या बोलोगे बच्चों, तो b के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट, 2u sin θ/g होता है। तो 2ut भाई u इक्वल नहीं दिया गया, क्या दिया, u2 दिया गया, u1 दिया, तो 2u2 sin थीटा, थीटा कितना है
90 माइनस थीटा, क्योंकि वो जो थीटा होता है हमारे फॉर्मूले में होता है हॉरिजॉन्टल से, और ये किसे दिया है वर्टिकल से, तो साइन 90 माइनस थीटा बाय जी। तो क्या लिखेंगे बच्चों 2u2 cos थीटा बाय जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का टाइम फ्लाइट बराबर पाया गया है, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। इन आवर व्यू फॉर द सेम पीरियड बोथ ऑफ देम स्टे इन आवर व्यू फॉर सेम पीरियड, यानी दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है सेम। पीरियड जब भी लिखा हो इसका मतलब टाइम की बात हो रही है। तो अब क्या करते हैं टी ए इक्वल टू टी बी ऐसा बोला गया है, इक्वेट कर दो एज टी ए इज इक्वल टू बच्चों टी बी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है 2u1 बाय जी इज इक्वल टू 2u2 ये cos थीटा बाय जी। 2 बाय जी चले गए, क्या लिखा हुआ है u1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा। पूछा क्या गया रेशियो ऑफ देयर हाइट्स का। तो पहले वाले की हाइट क्या होगा बच्चों h1 इज इक्वल टू क्या होगा 1d से u स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 जो होता ना, तो ये हो गया हाइट पहले वाले की। दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे, दूसरे फॉर्मूला हमारे पास है u2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, लेकिन sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बोलेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ना दे करके वर्टिकल से दिया। तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो u2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2g, करेक्ट। ये हो गई सेकंड बॉडी की हाइट। अब आपको मालूम है कि जो u1 है फर्स्ट वाले का, u1 वो क्या है u1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा है ना, u1 क्या है u2 cos थीटा। इसको यहाँ रिप्लेस कर दें तो h1 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ रिप्लेस कर दो u2 cos थीटा, उसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा बोलो u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आप क्या देख पा रहे हैं h1 h2 क्या आ गए सेम। यहाँ हमने ये जो रिलेशन पहले टाइम ऑफ फ्लाइट से दी गई थी उसको रिप्लेस कर दें बच्चों, तो साफ साफ दिख रहा है कि h1 h2 की वैल्यू क्या है इक्वल है, यानी कि हाइट रेशियो कितना बच्चों 1:2। ठीक है, तो अगर इसका आंसर आपको गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें आपको दो स्टेप कर रहे थे, टाइम ऑफ फ्लाइट की कंडीशन को देखना था, फिर हाइट की कंडीशन को देख के फिर सॉल्व करना था। हालांकि बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर आपको उसको ध्यान से देखना है कि एंगल वर्टिकल से दिया गया, सब छोटी छोटी चीजों से मिल करके चीजें बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। A block A with mass 10 kg on another block of mass 100 kg resting on another mass 200 kg। ठीक है, ये दिया गया है। फ्रिक्शन दिया गया A और B के बीच का 0.2 और B और ग्राउंड के बीच में दिया गया है 0.3। The minimum required force F to start moving B will be। बस ये ब्लॉक चलने लग जाए, कितना फोर्स लगाएं कि बी ब्लॉक चलने लगे, बस चल भर पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ये यहाँ पे लगने वाले फ्रिक्शन से जस्ट इक्वेट हो जाए। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस ब्लॉक को जब आप निकालेंगे खींचेंगे तो इस ब्लॉक खींचने में फ्रिक्शन, इस पे रगड़, इस पे घिसट जो लगेगी वो एक ही सरफेस लगेगी, दोनों सरफेस लगेगी। जब आप किताबें खींचते हैं किसी शेल्फ से तो किताब दोनों तरफ घिसती है कि एक तरफ से घिसती है, दोनों तरफ से घिसती है। ठीक, दूसरी बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो वेट लग रहा है बच्चों वो ए का है बी का है कि दोनों का है। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा 100 + 200 जी का रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट 300 जी का नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है बी के ब्लॉक से, तो इसको कहते हैं N2। और यहाँ पे अगर हम हाथ रखें तो हमारे हाथ से कौन रखा हुआ है ए, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कौन है N1। N1 कितना है, जितना इसका वेट है 100 जी। पहले जब से वेट बनाए फिर उसका उल्टा दिखाएं तो टाइम बचाते हुए सीधा नॉर्मल रिएक्शन बना लो, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन से ही मतलब है। अब जब उसको तुम खींचोगे तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो कितना होगा F माइनस ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है म्यू इनटू 300, ये वैल्यू पुट करते हैं साथ साथ 0.3 इनटू 300 जी प्लस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसको हमने F2 कह दिया, इसको हमने F1 कह दिया। इसको लिखेंगे 0.2 इनटू 100 जी। बस ये चल पड़े, यानी कि जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि इस पे
नेट मोशन बस चलने ही वाला है, तो यानी कि ये फोर्स एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए जब चलने ही वाला है। तो F इक्वल टू क्या करते हैं, सॉल्व कर लो, यहीं से दिख रहा है, अगर समझ जाओ इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ डेसिमल हटाएंगे ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, 10 से कट जाएगा नीचे। समझ पा रहे हो बच्चों, कैलकुलेशन दिखाई जाए। 0.2/10 कर दिया हमने, वो 10 से कैंसिल हो गया। क्या लिखा हुआ है, 300 × 3 900 प्लस 200, 900 200 कितना हो गया, 1100 जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि ये एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों फ्रिक्शन के जस्ट बराबर है। ठीक, 1100। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a boat is rowed at right angles to the course of a river twice as fast as river flows. The boat reaches the opposite bank covering the length 200 meter. The river width is, ठीक है। तो जब बोट बोली जाए या स्विमर बोला जाए, बात देखिए, नो डोंट टेक इट रॉन्ग, इसे बोला गया है रीचेस अपोजिट बैंक, इस बैंक का अपोजिट, इसने बोला कि इट रीच जस्ट अपोजिट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, ये नहीं बोला गया। और कैसे इसने स्टार्ट किया, राइट एंगल टू द कोर्स, यानी कि जो वेलोसिटी है नदी की उसके परपेंडिकुलर कूद गई, या स्विमर कूद गया या रिवर बोट परपेंडिकुलर पड़ी। तो आपको मालूम बच्चों कि अगर कोई रिवर के परपेंडिकुलर चलेगा तो वो ए से चल के बी पे नहीं पहुंचेगा, थोड़ा आगे पहुंच जाता है, सी पे पहुंचेगा, क्योंकि रिवर कितनी वेलोसिटी है उस पे पहुंचेगा। ठीक, तो कह रहा है कि लेंथ 200 मीटर इसने कवर करी, तो इसने लेंथ कवर की, वो ये दिया गया आपको 200 मीटर कवर करके अपोजिट बैंक में पहुंच जाता है। देन ही इज आस्किंग व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी आपसे डी पूछा गया है। तो आपको पता है कि ये जो 90 डिग्री पे कूदना है, ये कौन सी कंडीशन थी, दिस वाज द कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। और मिनिमम टाइम में कभी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नहीं होता, और जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो टाइम मिनिमम नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने फॉर्मूला निकाले थे बच्चों यहाँ पे पूरा, इट वाज d by u अंडर रूट कितना था, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पे v क्या है, v है रिवर वेलोसिटी, और u थी क्या, स्विमर या बोट वेलोसिटी। ठीक, तो अब कैपिटल डी तुम्हें दिया गया बच्चों, रिप्लेस कर देंगे, 200 यहाँ पे लिख दिया, d बताना है, u कितना है, u रिवर का 2 टाइम्स है, यानी स्विमर की या बोट वेलोसिटी रिवर की क्या है 2 टाइम्स, 2v। और यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स, ट्वाइस एज फास्ट एज द रिवर फ्लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, क्या लिख रहा है 200 इज इक्वल टू d बाय 2v, 400 और 1 500, 500v, 4 और 5 4 और 1 5, 5v स्क्वायर का रूट, 5v स्क्वायर रूट करो तो बच्चों आ जाएगा v, और अंडर रूट बचेगा √5, तो v क्या हो गया, कैंसिल। हमें बताना था स्मॉल डी, तो 200 से मल्टीप्लाई करो 400 बटे √5, तो d बराबर आ रहा है 400 बटे √5 मीटर। पर जब हमने ऑप्शन देखा तो ऐसा तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे बच्चों। रैशनलाइज का मतलब हुआ कि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसको ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 400 बटे √5, ऊपर √5 नीचे √5, तो √5 5 हट जाएगा 5 और 40 का बचा 80, 80 √5 मीटर इसका द करेक्ट आंसर। कौन सा है, डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लेट्स सी। फिर देखिए वर्टिकल फ्रिक्शन का एक और क्वेश्चन आ गया, a horizontal force of 10 Newton necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient friction within the block is 0.2. weight of the block, weight पूछा जा रहा है। तो 10 न्यूटन लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है बच्चों, 10 न्यूटन, और इतने से इसको जस्ट होल्ड हम कर सकते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। तो कैसे बैलेंस है, ये जो वेट है वो फ्रिक्शन से बैलेंस है। तो क्या करेंगे, as in equilibrium mg is equal to what, friction,
देखो बातें mg इज इक्वल टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे म्यू एन, और हमसे mg पूछा क्या बच्चों, तो mg तो आ ही आंसर, म्यू क्या दिया 0.2, 0.2 मतलब 2/10 और नॉर्मल से कितना है 10, तो 10 टेक स्मूथली कैंसिल हो गए और 2 न्यूटन हमारा वेट आ गया। कुछ करना ही नहीं था, एकदम मक्खन क्वेश्चन था। पुट करो आगे। हाँ इसमें कोई सोच विचार करते हो बहुत देर तक, तुम्हारी इच्छा है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, a person can swim at a speed of 3 meters per second in still water if he wishes to cross the 50.5 meter wide flowing at rate of 2 meter through the shortest path। हाँ ये काम की बात आई, शॉर्टेस्ट पाथ नदी को पार करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू क्रॉस। तो जरा ये फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं बच्चों, जिनको स्विमिंग रिवर केस कॉन्सेप्ट थोड़ा कम क्लियर है वो देख लें, समझ में आ जाएगा, मजा आएगा तुमको। ये पूरा टॉपिक सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि आपको इसे कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। देखो ये है स्विमर या बोट जो भी नदी को पार करना चाहता है उसकी वेलोसिटी u, और ये लाइन जो दो बैंक्स को जोड़ती है उसके साथ ये वेलोसिटी बना रहा है थीटा। तो यहाँ कंपोनेंट बनाओ, u cos थीटा बनेगा, इधर u sin थीटा बनेगा। नदी ये फ्लो कर रही है, नदी की वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी v, तो अब तुम्हें दिख रहा है ये रही रिवर वेलोसिटी v। क्लियर। ये जनरल फॉर्मूला बना हुआ है, जनरल केस लिखा हुआ है, ठीक है। अब मिनिमम पाथ हम आपको समझाते हैं, इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ए से चलें और डायरेक्ट बी पे पहुंचे, यानी आपका पाथ एकदम सीधा सीधा हो, आप आगे ना बह के निकल जाएं। तो आगे कौन भगा लेता है हमें, ये नदी की वेलोसिटी में आगे भगा के ले जाती है, तो हम ए से चल के बी पे नहीं पहुंच पाते तो आगे जाके निकलते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम ए से चलें और बी पे हम आगे ना जा पाए। आगे ना जा पाए तो हमारा जो या स्विमर का जो कंपोनेंट है जो रिवर के अगेंस्ट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, याद रखें बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ की सिंपल कंडीशन यही है कि जो u sin थीटा है दैट मस्ट बी इक्वल टू v। बस सिंपल कंडीशन आप उसको याद कर लें। क्लियर। साथ में एक और कंडीशन है कि शॉर्टेस्ट पाथ नदी तभी पार कर पाएगा जब स्विमर वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी से थोड़ी सी सही पर ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ी सी सही पर ज्यादा होनी कंपल्सरी। तो दो कंडीशन होती है, एक तो ये और दूसरी एंड u मस्ट बी ग्रेटर देन v फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। दो कंडीशन आप याद रखें, लोग जाते एक बता के चले जाते हैं। दो कंडीशन, एक ये और एक ये, ठीक है। कैसे है वो बहुत डिटेल हो जाएगा, अभी समझ लीजिए, इसको यूज करके हम आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि पर्सन कैन स्विम, यानी ये स्विमर की वेलोसिटी हो गई u, रिवर वेलोसिटी हो गई 2, ये देखिए, और कह रहा है कितना टाइम लगेगा। तो आप देखें बच्चों कि ये नदी की जो विड्थ है d, इसको पार कराने का कंपोनेंट कौन है, वो है u cos थीटा। तो कहते हैं कितना टाइम लगेगा इस नदी पार करने, तो बोलेंगे d by u cos थीटा, इससे नदी पार हो जाएगी। करेक्ट। तो और सॉल्व करते हैं। पहले इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो। स्विमर की वेलोसिटी कितनी 3 sin थीटा, रिवर वेलोसिटी कितनी है 2, तो sin थीटा कितना आ गया बच्चों 2/3। अगर sin थीटा 2/3 बच्चों तो cos थीटा कितना होगा, तो आपको मालूम है कई तरीके से निकाल सकते हैं, या तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 लगा दो, या ट्रायंगल बना लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो देखो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते ताकि आगे भी तुम्हें समझ में आएगा। sin थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हाइपोटेन्यूज 3 और ये 2 है तो यहाँ क्या बचेगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना बचा 5, 5 का अंडर रूट यानी √5। करेक्ट। तो देखो cos थीटा क्या बनेगा, यहाँ से cos थीटा बनेगा, ये लिख देते हैं, cos थीटा बनेगा √5/3। बस आगे आपका आंसर। टाइम बराबर क्या क्या लिखेंगे बच्चों, t बराबर लिखेंगे d, d कितना दिया हुआ है 50√5 अपॉन u, u कितना दिया गया स्विमर की वेलोसिटी 3, cos थीटा भी हमने निकाला कितना √5/3, तो 3 कट गया, √5 कट गया, आपका आंसर आ गया 50। इसको देखते कुछ बच्चे इस पे कूद पड़े होंगे जो कि गलत है। जो 50 आया क्या है, 50 सेकंड आया है बच्चों, 50 सेकंड टाइम ही तो है, 50 सेकंड आया, ऑप्शन में 50 मिनट दिया हुआ है। कुछ लोगों देख के 50 पे टिक कर देंगे
और जो एक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ से लिया गया वहाँ पे 50 मिनट ऑप्शन नहीं था, हमने जानबूझ के डाला कि 50 जैसे बच्चे देखेंगे सेकंड मिनट बोल के इसको टिक कर देंगे, और कईयों ने गलती करी होगी आई हो। तो हम देखें अभी कौन सा आंसर लगाएंगे, हम इसको सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो 50 सेकेंड डिवाइड बाय 60 इट विल कन्वर्ट इनटू मिनट। तो आपका सही जवाब क्या हो गया 5/6 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो ये कंडीशन याद रखनी है। साइन को कॉस बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप लिख सकते थे √1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, या आप ट्रायंगल बना करके भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लें, हर बार आपका आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ratio of weight of a man in a stationary lift and when it is moving downward with uniform acceleration a is 3/2, value of a is। तो it is very simple, जब स्टेशनरी है तब तो वेट mg है, और जब नीचे जा रहा है तो mg माइनस m ब्रैकेट g माइनस a हो जाता है नीचे जाते समय। तो वही रेशियो बताना है आपको, तो वही रेशियो दिया आपको a बताना है। तो इसका मतलब mg अपॉन mg माइनस a, mg अपॉन m g माइनस ए। तो आप कहेंगे सर आप m नहीं लिख रहे हैं, जरूरत क्या यार, m लिखो कट जाएगा, और ये रेशियो कितना जाएगा 3:2, और आपको a बताना तो फटाफट सॉल्व कर लो। क्या लिखा हुआ है 2g इज इक्वल टू 3g माइनस 3 है, 3 इधर ले आओ, 3a बराबर 3g माइनस 2g बचेगा g, तो a कितना आ गया बच्चों g/3। आप एकदम सिंपल मक्खन क्वेश्चन फिर से, ठीक है। अब ये गलत हो गया तो क्या कर सकते हैं यार, तुम तो फोकस नहीं करते तो गलत हो जाता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। A spring balance attached to a ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and spring needs 49 Newton. तो वो जो ध्यान रखो 49, 98 ऐसा डाटा देखते ही समझ जाओ ग्रेविटी हमें रखनी 9.8, ठीक है। 49, 490 है ना, 5, 980 ऐसे डाटा देखते समझो ग्रेविटी रखनी 9.8। तो कहीं दिया नहीं है कि ग्रेविटी जी रखनी 10 रखनी 9.8, तो ये डाटा से आपको हिंट मिल जाता है। तो जब लिफ्ट रुकी हुई है स्टेशनरी तब वेट आ रहा है उसका 49। If the lift moves downward with an acceleration of 5 m/s, the reading of the spring balance will be, तो कोई बात नहीं, लिफ्ट रुकी हुई है तो इसका वेट mg में दिया कितना 49, तो mg g कितना बच्चों हम क्या रखें 9.8, ठीक समझ जाओ। तो फिर यही कल कैलकुलेशन कर देते हैं, 98/10 लिख सकते हैं 9.8 को 49, ये हो गया कितना 2। मास ऑफ द बॉडी कितना होगा बच्चों 5 kg, समझ पाए, मास ऑफ कितना है 5 kg। अब रीडिंग पूछी यार, नीचे जाते समय रीडिंग क्या हो जाती है बच्चों mg माइनस a, तो लिखा हुआ है 5 × 9.8 माइनस कितना था 5, तो आगे कितना 5 × 4.8 सॉल्व करेंगे। ये देखो कई तरीके से कर सकते हैं, हम तो ऐसे कर देते हैं कि 48/10 दिख रहा है हमको दिख रहा है ऐसे, तो ये 2 हो गया, 2 आधा हो गया, आधा कितना हो गया 24 में, तो मतलब ये आपको दिख रहा है, तो हमने आपको दिखाने के सॉल्व करते हैं ऐसे। 48 का जैसे 10 हटाया ये कट के 2 बचे, 48 का आधा दिख रहा है हमको, 48 का आधा, 48 का आधा ये रहा 24 में। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, 14 की तरफ चलते हैं बच्चों। A particle is projected with velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height at attained by it. The range of the projectile is, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक रिलेशन आपको बता रखी है, बुक्स में भी लिखी रहती है, बहुत कॉमन, इसको आप याद रखें। अगर इफ रेंज हाइट की n गुना है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, रेंज का पूरा फॉर्मूला रखते हैं 2u² sin θ cos θ by g, n into h का फॉर्मूला u² sin θ by 2g, सबको सॉल्व करते हैं, देन आपको रिजल्ट मिलता है tan θ बराबर 4/n। आप इसको याद रखें, इससे काफी हेल्प मिल जाती है डायरेक्ट आंसर निकालने में। अब अगर आपने इसको रखा, क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ बोला रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, बोला गया ना, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 2, तो tan थीटा हो गया हमारा कितना 4/2, दैट इज 2। अब tan थीटा अगर 2 है बच्चों, तो फिर वही बात है ना कि tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर आप ट्रायंगल फ्रेम रख लीजिए,
इससे चीजें आसान हो जाती हैं, आपको एक फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता। tan थीटा का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको कह दिया 2x, इसको कह दिया 1x। रेशियो क्या आना है, रेशियो तो 2:1 ही आएगा, है ना। तो x लिखो चाहे ना लिखो, बात देखिए। अगर 2 है ये 1 है तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 √5। ठीक है, हमें बतानी है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2u², देखिए यहाँ वेलोसिटी दी गई v, तो 2v² sin थीटा cos थीटा बाय g, करेक्ट। तो अपने ट्राइंगल से हमें दोनों चीज मिल जाएंगी, कौन कौन सी, sin थीटा मिल जाएगा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2/√5 cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5, तो रूट हट जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो रेंज का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 4v²/5g। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हमारा पहला ही ऑप्शन है 4v²/5g इज द करेक्ट आंसर। ये क्लास में करवा भी चुके हैं, ठीक है। उसमें 4 टाइम्स करके इसको दिया, 3 टाइम्स दिया था, हाँ 3 टाइम्स दिया था हमने उसमें, तो 4/3 ट्रायंगल बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बच्चों। तो अब आपको सॉल्यूशन पता चला, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर वाकई क्वेश्चन जैसे डिफिकल्ट थोड़ी ना थे, वो तुमने बना रखे हैं अपने मन में डिफिकल्ट। A marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity 6 meter per stored by friction 10 second, then ये तो किसी गलत नहीं होना चाहिए, और हो गया है तो बड़े अफसोस की बात है। और जो हमने आपको उसको 2 फॉर्मूले बताए कि अगर एक ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस रखा है जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इनिशियल रेस्ट पे इसको किक करते हैं, किक का मतलब होता है एक इंपल्सिव फोर्स को वेलोसिटी देती है v। जब ये वेलोसिटी चलता है तो कितने टाइम के बाद रुकेगा, एक बात, और कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा, दूसरी बात। 2 चीजों पे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, और कैसे पढ़े बता देते, तो बहुत आसान सी बात है। देखो जब ये चल पड़ा, किक पड़ी और ये फ्रिक्शंस को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे ले लेके फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है, कैसा फोर्स है, वेलोसिटी का अपोजिट, तो कैसा है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो ये हो गया F/m, दिस इज द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस बाय दिस मूविंग ब्लॉक ऑफ मास। ये रिटार्डेशन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस बच्चों F क्या होता है, μmg डिवाइडेड बाय m कर दो, तो a कितना आ गया बच्चों, μ * g। तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। टाइम पूछा गया तो हमने यूज करी इक्वेशन v = u + at। फाइनल वेलोसिटी रुकने में क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल क्या थी, इनिशियल v दी गई है, माइनस में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन है, μg * t। तो t बराबर क्या आ गया बच्चों, v/μg। तो ये फॉर्मूला हमने बोला था, इसको आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा आप क्वेश्चन यूज करेंगे v² = u² + 2s, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस के लिए। फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करके माइनस लगा जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यू विल गेट s = कितना, v²/2μg, v²/2μg। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं कि अगर किसी ब्लॉक को आपने किक कर दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी को v दी है एक रफ सरफेस पर, तो कितने टाइम बाद रुकेगा, v/μg, कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा, v²/2μg। ये 2 फॉर्मूले आपने याद कर लिए। अब आपको ये याद होते तो आपको ये डायरेक्ट नहीं करना था, सीधा वैल्यू पुट करते, t = v/μg। v कितना है 6, म्यू कितना है पता नहीं, g कितना है 10, और टाइम कितना दिया गया 10 सेकेंड। तो बहुत सिंपल से हो गया, 10 = 6/μ * 10। तो बच्चों म्यू ऊपर ले जाओ और 6/100 हो जाएगा, 10 × 10, 6/100 क्या आएगा, 0.06। ये आपका आ गया आंसर। ये तो डिटेल बता दिए बच्चों, वरना ये एक ही स्टेप का था। ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है, तो मनी में पुट करते 10 6 μ 10, यानी कि μ = 6/100.06। प्रैक्टिकली आपको ऐसे करना था, इतना डिटेल तो, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन बनाना है तो सोल्यूशन शुड बी लाइक सोल्यूशन, लेकिन तो पता है क्लास में कैसे बताया, ऐसे उड़ा देते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स सी 16 में क्या है, 16 में क्या बोला, और देखिए। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ लोगों ने नन ऑफ दिस जरूर टिक किया होगा, कितनों टिक किया नन ऑफ दिस, किया ना, बहुत अच्छा किया।
ये नन ऑफ दीज में नहीं था इस क्वेश्चन में, एक्चुअल में क्वेश्चन में नन ऑफ दीज नहीं था, हमने डाला अलग से। हमें मालूम था तुम्हारी निगाहें किसको ढूंढेंगी, वो नहीं मिलेगा तो तुम नन ऑफ टिक कर दोगे। आप समझो क्वेश्चन कितना सिंपल था, और जिनका आंसर ये सही हुआ है उनके लिए वेरी गुड। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक मास है, पार्टिकल है, उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3। F2 और F3 दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक, और ये रुका हुआ है स्टेशनरी। अब अगर F1 को हटा दें तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो पहले बताओ कि अगर F2 F3 के परपेंडिकुलर हैं तो F1 कहाँ लगाएंगे हम? तो जाहिर सी बात है F2 F3 का रिजल्टेंट, F1 को मत देखो, F2 F3 रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ये जाएगा, यानी कितना? F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। और ये ब्लॉक चल नहीं रहा, इसका मतलब इनको इन दोनों के रिजल्टेंट को कोई क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो वो F1 यहाँ होना चाहिए। F1 इक्वल एंड अपोजिट, यानी F1 की जो वैल्यू है और इन दोनों रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? सेम है। अब क्वेश्चन ने बोला कि F1 को हटा दिया, आगे डायग्राम दिखा देते हैं। When F1 is removed, तो पहले तो इक्विलिब्रियम कैसे है? F1 का मैग्नीट्यूड F2 F3 के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है बच्चों, ऐसा है। अभी हमने चेक कर लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके। नाउ व्हेन F1 इज रिमूव्ड तो क्या होगा? ब्लॉक विल मूव। जब ये हटा दिया जाए, ये डायग्राम में दिखा देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी थिंकिंग बहुत सिंपल है, और सिंपल चीजों को समझाने के लिए बच्चों ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे F2 दिस इज F3, जैसे F1 हटाओगे ब्लॉक कहाँ भागेगा? आगे भागेगा। कितने फोर्स से भागेगा? इस रिजल्टेंट से भागेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा F2 प्लस F3 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय m, और मैग्नीट्यूड हमने क्या बताया था? F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर अपॉन m। क्या पहुंचे? अब यहाँ जब पहुंचे तो हमें ऐसा तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ा। जब नहीं दिखाई पड़ा तो हमने इसको नन टिक कर दिया। लेकिन हमें एक बात मालूम है कि ये जो मैग्नीट्यूड अभी जिस वजह से ये चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड है किसके बराबर? F1 के बराबर। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ये लिख दो कि FA बराबर F1 बाई m, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कुछ के मन में चलेगा सर जब F1 हटाई दिया तो ये क्यों होगा, है ना? तो वैल्यू वाइज कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? F1 के बराबर थी जब इक्विलिब्रियम में था। अब जब ये हट गया F1 तो इस फोर्स से भागा जा रहा है, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं F1। आई होप समझ में आ गई की बात। वो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स से डिलीट हो गया, फिर से बताएं क्या? क्लियर है? पॉज करके ठीक। तो आंसर क्या जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। Another very simple question. देखिए, protect from the ground so as to have maximum horizontal range. ठीक है, so have to have maximum horizontal range. तो जैसे ही maximum range की बात है, दिमाग में कौन सा एंगल कूद पड़ा? 45 डिग्री, है ना? इससे क्लियर होगी बात। Taking the point of position as origin, the coordinates of the point where the speed of the particle is minimum. तो बताओ बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के गिरने तक कहां पे या कहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, कहां पे या कहां पे इसकी स्पीड जीरो है। 3 पॉइंट बना दिए हमने, A, B और C। कहां पे और कहां वेलोसिटी इसकी जीरो है। अगर आपने बोला कि सर A पे और B पे जीरो है, ठीक है, तो आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी। और आपने कहा कि सर B पे जीरो है क्योंकि बॉल गिर गई, B पे जीरो है, तो आपने पढ़ाई ठीक से क्या? आपने पढ़ाई नहीं करी। ठीक, क्योंकि जब हम पढ़ाई तो छोड़ो, तुम गिरे भी नहीं हो कभी ढंग से, ठीक है, क्योंकि अगर फिसल के गिरोगे तो थप से गिरते, धड़ाम से गिरते, धड़ाम से। जब गिरते हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, गिरने के बाद जीरो हो जाती है। किसी बिल्डिंग से अगर गिरेगी कोई चीज तो जमीन पे आके वेलोसिटी क्या होगी? जीरो नहीं, पटाखा हो जाएगा, और दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद वो रिबाउंड करेगी, धंस जाएगी, क्या होगा आगे की बात है। बट व्हेन इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। कभी ये ना कह देना कि नीचे आके वेलोसिटी जीरो होगी, दोबारा कभी ना कहना ये,
ठीक, यहाँ पे जीरो हो नहीं सकती क्योंकि जीरो लॉसेस तो फेंकोगे नहीं तुम, जीरो से कैसे फेंकोगे, इसको हम कहते हैं जीरो फेंक दो, जीरो से फेंक पाओगे नहीं, तो फेंकने की लॉसेस देनी पड़ेगी, और जब गिरेगा तो भी मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ जीरो है नहीं, यहाँ जीरो है नहीं। अब सर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लॉसेस जीरो होती है, सर हाईएस्ट पे जीरो होती है, हाँ होती है, लेकिन कहाँ, 1D में होता है बच्चों, 1D में होता है। जब आप बॉल कैसे फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी लॉसेस हो जाती है 1 डायमेंशन, फिर वापस आती है। और आप इसमें क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो कि u cos थीटा रिमेन कांस्टेंट। जब आप ये पढ़ते हो तो जब यहाँ पे थीटा पे ये वेलोसिटी u cos थीटा थी, तो यहाँ भी क्या होगी, u cos थीटा होगी, और यहाँ गिरते समय भी क्या होगी, u cos थीटा होगी, वर्टिकल u sin थीटा होगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जाते समय u sin थीटा पॉजिटिव था, आते समय नेगेटिव हो गया, और जिस स्पीड से आपने फेंका था उसी स्पीड से आके टकराती है, स्पीड दोनों की सेम रहती है। तो याद रखें यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो नहीं होती, सिर्फ टॉप पे स्पीड मिनिमम हो जाती है, मिनिमम बट नॉट जीरो। तो यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं है, मिनिमम है, हाईएस्ट पॉइंट तो ठीक है लेकिन इट इज नॉट जीरो, ध्यान रखें। तो वो कह रहा है कि ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लो स्टार्टिंग पॉइंट को, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में बच्चे सब फंस जाते हैं क्योंकि लगता है मैथ्स पूछ लेंगे बच्चों, x, y बताना है, इसको ओरिजिन मानते हुए x, y बताना, तो ये हो गया 0, 0। अब आप पहले तो ये डिसाइड करो स्पीड मिनिमम कहाँ है, तो कहाँ पे मिनिमम है, a पे, b पे कि c पे, हाँ मिनिमम कहाँ पे, a पे, b पे कि c पे, c पे मिनिमम है। तो इस पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल बॉल है, तो यहाँ x कितना है, तो कहते हैं सर x रेंज का आधा है r/2, और y कितना है, तो सर y इसकी मैक्सिमम हाइट है कैपिटल H। तो आपको मालूम है या नहीं मालूम, ध्यान रखें, जब भी आप 45 डिग्री पे बॉल को फेंकते हैं, 45 डिग्री बॉल को फेंकते हैं, तो जैसा भी आपको हमने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 4/n। तो जब 45 रखोगे तो क्या जाएगा 1, तो n की क्या हो जाती है 4, यानी कि रेंज हाइट की क्या हो जाती है 4 गुना, जो मैक्सिमम रेंज होती है हाइट कितनी रहती है 4 गुना। तो इस पॉइंट में जो हाइट है बच्चों वो कितनी है, वो r/4 है, क्योंकि एंगल 45 है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा बच्चों, r/2, r/4। कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन, करेक्ट। कोऑर्डिनेट्स मतलब जब यहाँ पे है तो इसका x कितना और y कितना है, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, what is the maximum value of force such that block shown in the figure does not move। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉक हमने किसी एंगल थीटा पे 60 डिग्री पे पुश किया हुआ है, पुश, ठीक है। तो पुश के लिए हमने आपको पुश और पुल को बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, चाहे फोर्स ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, इसी में देख लो। अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करें 60 पे भी कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया f, इधर क्या लिखा हुआ है f cos 60, ये क्या लिखा है f sin 60, वेट नीचे लग रहा है हमेशा की तरह, नॉर्मलेशन ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे तो बच्चों का हम बोले कि ब्लॉक चलने ही वाला है, तो ये f cos 60 एग्जैक्टली इक्वल टू यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, क्योंकि लिमिटिंग इसको अपोज कर रहा है और चलने ही वाला होगा तभी लिमिटिंग लगता है। तो f cos थीटा के अपोजिट क्या था, लिमिटिंग इक्वेट कर दिया हमने। लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू n होता है, और हमें n दिख रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, दो फोर्स नीचे लग रहा है, दो कौन कौन से, mg और f sin थीटा। तो हम लिखेंगे f cos 60 is equal to mu n क्या लिखोगे mg plus f sin 60, करेक्ट। अब यहाँ से हमें f बताना है ना, f cos 60 is equal to mu mg plus mu f sin 60, इनको इधर ले जाओ तो क्या लिखा हुआ है f cos 60 minus mu f sin 60 is equal to mu mg। अब देखो डाटा इतना अच्छा फ्रेंडली डाटा दिया हुआ है कि कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। f कॉमन निकाल लो, और अगर थोड़ा समझदारी से काम लो तो कई चीज निकलेंगी कॉमन। cos 60 क्या होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, तो 1/2 कॉमन आ गया, तो f/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस यहाँ लिखा है म्यू, और क्या लिखा है √3 लिखा हुआ है, सही है, क्योंकि sin 60 था √3/2, तो 2 तो बाहर चला गया, म्यू लिखा रह गया, उधर क्या लिखा हुआ है म्यू mg। अब देखो हमने फ्रेंडली डाटा क्यों बोला, क्योंकि देखो म्यू क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 1/2 √3 है ना, तो f/2
1 माइनस 1/2 रूट 3, ऊपर लिखा है रूट 3 इज इक्वल टू, फिर से म्यू लिख दो यहाँ पे 1/2 रूट 3 और m कितना दिया है, m दिया रूट 3 kg, इसलिए मैंने बोला ये फाइनल डाटा दिया हुआ, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है g, ये हो गया म्यू m g। तो अब देखो रूट रूट कट गया, 1 माइनस हाफ बचा हाफ, तो f/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू रूट 3 कट गया, g/2, g कितना है, g है by2, 8 to 8 कट गया, g 10 है, 10 इंटू 2 20, तो f कितना है बच्चों 20 न्यूटन फोर्स आपका आंसर है। कंपाउंड आपको बनाने थे, जो कह रहा हो करते चले जाओ, आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पर। For a given angular position, the horizontal range is double the time of flight becomes. लास्ट में बड़ा सिंपल दे दिया बच्चों को, तो रिलीफ मिल जाएगा इससे। क्या हुआ, रेंज जो है वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और टाइम ऑफ फ्लाइट u के प्रोपोर्शनल है। तो रेंज डबल होगी, यानी r डैश u डैश का स्क्वायर। वैसे तो हमें दिख रहा है कि डबल करना होगा तो इसका रूट टाइम 2 टाइम्स बढ़ाओगे तभी डबल होगा। अगर वेलोसिटी डबल कर दो तो रेंज 4 गुना हो जाएगी ना। तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो r डैश बाय r क्या लिखा बच्चों, u डैश बाय u का होल स्क्वायर। r डैश बोला गया क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना, तो u अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट 2 बराबर क्या लिखा, u डैश बाय u। तो व्हाट इज u डैश, u डैश है u अंडर रूट 2, यानी वेलोसिटी क्या होगी, रूट 2 टाइम्स हमने बढ़ा दी और टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमने वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स बढ़ा दी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी रूट 2 टाइम्स बढ़ गया, यानी सी ऑप्शन। इसमें कुछ भी लिखने वाला क्वेश्चन नहीं था बच्चों, ये तो बस हमने फॉर्मेलिटी में लिख दिया कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हमने कहा होता रेंज को 4 गुना कर दिया तो टाइम फ्लाइट कितनी होगी, तो रेंज को 4 गुना कर दिया, इसका मतलब वेलोसिटी हमने डबल करी है, और वेलोसिटी डबल के टाइम फ्लाइट कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि वो u के प्रोपोर्शनल, वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एक बेसिक सा छोटा सा अंतर, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, आखिरी क्वेश्चन पर। अब आखिरी क्वेश्चन में बच्चे ने काफी मेहनत करी, खूब इसमें जो है लड़ाइयाँ लड़ी बच्चों ने और आंसर नहीं आया उनका, आया तो कुछ भी दे मारा उन्होंने उल्टा पुल्टा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a block of mass m placed on a rough horizontal surface as shown, the minimum force F required to pull it। तो भाई आप याद रखें, आपका पुल जो होगा, मिनिमम पुल तभी लगता है ओनली व्हेन आप फोर्स लगाते हो F is applied at angle theta such that, याद रखो बच्चों, जब आपका tan थीटा न्यू के बराबर हो तब आपका पुल जो होगा वो मिनिमम हो जाता है। वो कुछ नहीं, पुल ये केवल पुल पे एप्लीकेबल है, पुश पे एप्लीकेबल नहीं है वाली कंडीशन। तो आप अगर मिनिमम पुल से खींचना चाहते हो तो आपका tan थीटा म्यू के बराबर होना चाहिए, और वो पूछ रहा है कि वो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं कई तरह के, तो चलो हम इसी को फॉलो करते चलते हैं। हमें मालूम है बच्चों कि जो मिनिमम पुल लगता है, तो मिनिमम पुल की वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या था कोई बताएगा, म्यू mg अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ये मिनिमम पुल आता है, इससे कम फोर्स से आप नहीं चला सकते हो। अब जहां जहां म्यू लिखा हुआ tan थीटा पुट कर दो, तो F मिनिमम म्यू क्या लिख दोगे, tan थीटा, तो mg इनटू tan थीटा अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और ये कॉस में कन्वर्ट होगा नहीं, इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत है। ये रूट 5 का मतलब नहीं है, तो मेरा क्या बचता है, नन ऑफ द अबव। तो आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई बच्चों की। क्वेश्चन जो 30 के 20 क्वेश्चन थे, उसमें कोई भी चीज़ हमने ऐसी नहीं बताई कि जो बहुत लंबी चौड़ी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, बहुत मैथ्स इन्वॉल्व हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी अगर आप इसके क्वेश्चन में कम सही हुए तो थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेस्ट के मार्क्स कम आए ज़्यादा, इसके चक्कर में ना पढ़ के आप सिर्फ अगले टेस्ट की तैयारी करते चलें। याद रखें 20 क्वेश्चंस के बाद, 20 टेस्ट के बाद, जब 20 टेस्ट पूरे हो जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाएगा। दिस इज माय गारंटी। अगर आप रेगुलरली अच्छे से पढ़ के टेस्ट दे रहे हैं तो, नहीं पढ़ रहे तो बात अलग है, वो तो अलग ही बात है।
ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। आज यहीं तक।